नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका CHSL का भी एग्जाम है, उसके बाद CGL का प्री भी है। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे थे कि CHSL का मेंस किस लेवल का रहेगा, CGL का प्री किस लेवल का रहेगा। तो एकदम जैसा ये 20 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, इसी लेवल का आपका प्री का एग्जाम रहने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है CGL 2020 के 40 शिफ्ट मैंने करवा दिए, तो वो सारे क्वेश्चंस देख लेना, CGL मेंस वाले प्रश्न देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा इसी लेवल का आपका प्रश्न रहने वाला है। आप अनर्गल लेवल के यानी कि इररिलेवेंट लेवल के प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के चक्कर में मैथमेटिक्स में ही सारा टाइम डिवोट करके कोई फायदा नहीं। मैथमेटिक्स में 100% कर भी लोगे, मैं एश्योर करता हूँ कि इस जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ इससे आपको 100% स्कोर करने में कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप अपना टाइम भी बचाओ और बाकी सेक्शन को भी डिवोट कर पाओ। उसके लिए आपके पास रिलेवेंट सोर्स होना चाहिए, रिलेवेंट टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए और अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का समावेश है, सारी चीज़ों को कंपाइल करके 20 प्रश्न सेट किए गए हैं और ये 20 प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहाँ से मैंने उठाया है। मैं बताऊंगा नहीं कौन से एग्जाम से। बस चलो स्टार्ट करते हैं। और PDF अभी के अभी जाओ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा प्रिंटेबल फॉर्मेट में जाओ और इसको निकाल के रगड़ मारो। इस तरह के प्रश्न कहीं भी दिखे उसको रगड़ दो और ऑल द वेरी बेस्ट रहेगा। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया कि एक टैंक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, उसकी दीवारों को और तल को, समझिएगा बात को, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल्स एंड बॉटम एट 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर इच। आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। क्या क्या पहले चीज़ पेंट करना है जिसमें हम गलती कर सकते हैं? वॉल्स, किसी भी घर की कितनी वॉल्स होती हैं? 4। ठीक है, और क्या पेंट करना है? बॉटम, यानी छत को नहीं पेंट करना है। आपको पता है कि अगर कोई घर, ये देखो बेसिक चीज़ समझ लो, उसके बाद हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ये देखो बेसिक चीज़ क्या है कि अगर हम किसी घर की छत को, मतलब चारों दीवारों को और छत को पेंट करें, यानी कि उसके टोटल सरफेस एरिया को पेंट करते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL को पेंट करना होता। इसमें छत भी आ जाती, फर्श भी आ जाती, सारी चीज़ें, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाती है अगर लंबाई L होती, B चौड़ाई और H ऊंचाई होती। लेकिन हमसे कहा गया कि LB, ये फर्श की भी लंबाई, मतलब फर्श का भी क्षेत्रफल वही होगा, वही छत का भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया छत को नहीं पेंट करना, यानी इसमें से एक LB निकाल देंगे, इतना पेंट करना है हमें। ठीक है, तो आप इसको समझो, 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL में से LB निकाल देंगे, यानी कि हमारा पेंट कितना करना है? LB + 2 टाइम्स ऑफ BH + HL में से H कॉमन ले लो तो B + L × H, इतना पेंट करना है। B + L × H, B + L × H, इतना पेंट करना है। और इतना पेंट करने का आपको पता है 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर हम पेंट करते हैं, तो इतना वर्ग मीटर पेंट करने का खर्चा कितना आ जाएगा? गुणे में कितना लिख लेंगे? 75 पैसे। बस इसी को सॉल्व करना है। 75 पैसे यानी कि 3/4 रुपये लिख लेना। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। आप कॉन्सेप्ट हो गया। अब फटाफट तो कैलकुलेशन कर लेनी। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, तो 25 × 12 300 ये हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ B + L, L + B कितना हो जाएगा? 25 × 12 37, 25 × 12 37 और गुणे 6, यानी कि ऊंचाई या गहराई जो बात करें, यानी कि B की लंबाई कितनी है भैया? ये B + L, यानी कि 12 + 25 37, गुणे में H कितना है? H है आपका 6। ये आपका हो गया 300 और 12 × 37, यानी कि 12 × 37 कितना हो जाएगा? 12 × 7 84, 12 × 3 36 8 44, तो 300 + 444 कितना हो जाएगा? 744, और गुणे में 3/4 लिखना है। 4 से काट पीट दो, 4 ये 18 और ये 6 हो जाएगा। 186 में 3 से गुणा कर दोगे, यानी 18 × 3 = 54 और 18 और, यानी कि 558 रुपये का खर्चा आएगा। समझ आ गया? हमें क्या काम करना है? हमें LB + 2 टाइम्स ऑफ B + L × H और इसको 3/4 के रेट से पेंट करना है, तो आपका खर्चा कितना आ जाएगा? 558 रुपये, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कहा गया सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 31 इज। देखो ऐसे प्रश्नों को हमें कहा गया 1 से 31 तक की जितनी सम संख्या है सबका योग। 1 से 31 तक की संख्याएं कौन कौन सी सम होगी? 2 से स्टार्ट होगा और 30 पे खत्म होगा। 2 से 30 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 15 संख्याएं। 2 से 30 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी भैया? 15 संख्याएं। आपको पता है कि 2 से लेकर 30 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 15 संख्या। अब इनका योग अगर निकालना है तो आप कह सकते हैं ये 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे डॉट 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 इतना हो जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि अगर ये कैसी श्रेणी बनेगी? 2 4 6 8 10 12 15 10 12 14 16 18 20, ये समांतर श्रेणी बनेगी। और समांतर श्रेणी के
जो योग होता है, सम जो होता है वो होता है पदों की संख्या बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अब इसी में वैल्यू पुट कर दो तो आपका n/2 कितना हो जाएगा, पदों की संख्या 15/2 और गुणे में पहला पद प्लस लास्ट पद 2 + 3 32, यानी सम कितना हो गया 15, 2 से ये कटा है 16, 15 × 16 कितना हो गया 240, यानी योग कितना आ गया 240। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1। हमारे पास प्रथम कितनी प्राकृतिक संख्याएं थी 15, तो 15 का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 31 तक 15 सम संख्या आएंगी, 2 से लेकर 30 तक यानी प्रथम 15 क्या हो जाएंगे सम संख्या। तो n = 15 पुट करते हो तो ये 15 होता है, ये 16 होता है, यानी कि 240 सीधे आंसर आपका दिया होता है। तो ये आप याद कर लेना कि प्रथम n कौन सी इवन नंबर्स का सम क्या होता है n × n+1। ऑड का कमेंट करके बताओ कि प्रथम n ऑड यानी कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है। ये प्रश्न देखो, कहा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 or 9 इन द यूनिट डिजिट, यानी कि आपको बताना है कि 1 से लेके 70 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 10 होएगा, फिर 11 12 13 ... 20 होएगा, फिर ऐसे 61 62 ... 70 होएगा। इसमें से कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं जिसका यूनिट डिजिट 1 है या 9। आप एक बात बताओ, कितनी संख्याएं हैं टोटल 1 से लेकर 70 तक 70। इसमें से एक कितनों की यूनिट डिजिट में आएगा 1 11 21 31 41 और 51 और 61, यानी कि 7 संख्याएं ऐसी होंगी जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। और 9 कितनों का होगा 9 19 29 39 ऐसे करके 69 तक, यानी कि 7 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी जिनका यूनिट डिजिट 9 होगा। यानी कि 1 से लेके, आप हमेशा याद रखना 1 से लेके 70 तक 1 कितनों के यूनिट डिजिट में आएगा 7 के, 2 कितनों के यूनिट डिजिट में आएगा 7 के, 3 कितनों के, यानी प्रत्येक अंक यूनिट डिजिट में 7 बार आएगा। ऐसे 80 तक में 8 बार, 90 तक में 9 बार और 100 तक में 10 बार यूनिट डिजिट में आएंगी प्रत्येक संख्याएं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 + 7 यानी कि 14/70, यानी 1/5 हिस्सा। 1/5 हिस्सा प्रतिशत में कितने के बराबर होता है 20। प्रश्न समझ में आया। इस प्रश्न में क्या कहा गया कि एक लड़का है जिसके मार्क्स गलती से 63 के बजाय 83 लिख लिया गया, यानी हमने कितना ज़्यादा लिख लिया भाई 20। ठीक है, और उसकी वजह से एवरेज मार्क्स हाफ से बढ़ गए। हमारे पास एक चीज़ बताओ, जब हमने एक लड़के का जो नंबर था वो 20 ज़्यादा इंटर कर लिया, तो वो 20 जितने बच्चे रहे होंगे एवरेज में बढ़ने का मतलब कि जितने बच्चे रहे होंगे टोटल में, अगर टोटल बच्चों का एवरेज ही हाफ से बढ़ा देता है, यानी कि 20 जो आया है उससे पूरी क्लास में अगर n बच्चे थे तो सबके हिस्से पे आधा आधा आया। समझ लो, यानी 20 बढ़ने से n लोगों में, यानी 20 टॉफीज थी, तो हम कहते हैं प्रत्येक के हिस्से में कितनी हाफ, तो कितने लोग रहे होंगे, यानी 20/n = हाफ, यानी n = 40, n = 40। क्लियर हो गया कि आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स कैन बी मेड। देखो कहा गया कि 7 व्यंजन थे और 4 स्वर थे, इसमें से 3 व्यंजन और 2 स्वर अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो 7 कॉन्सोनेंट में से हमें कितने लेने हैं 3, यानी कि आप समझिएगा n अगर ऑप्शन हो उसमें से r चीज़ें उठाई जाएं तो उसका जो वो होता है कि कितने तरीके से उठाई जा सकती हैं, वो NCR होता है। समझिएगा NCR ये नेशनल कैपिटल रीजन नहीं, NCR मतलब कि n ऑप्शन थे आपके पास, उसमें से r चूज करने के तरीके कितने होंगे NCR। और अगर NCR ऐसे हो गया, अगर मान लो दूसरा x टोटल ऑप्शन हो और उसमें से हम y चूज कर पाएँ तो XCY इसका हो जाएगा सेम पैटर्न पे। अब आप कहते हैं कि दोनों को एक साथ रखना है, तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है उसमें कहता है n में से r चूज किया, x में से y चूज किया, और अगर दोनों केस एक ही केस में हो रहे हैं, यानी कि n में से r चूज करना था और x में से y, और दोनों से कोई एक चीज़ बन रहा है, तो उसका जो संख्या होगी वो होगी NCR × XCY। अब आप कहेंगे NCR क्या होता है, NCR का फॉर्मूला लिख लेना कि NCR जो होता है, NCR अगर कहीं पे लिखा मिले इसका मतलब होता है फैक्टोरियल में n बटे में फैक्टोरियल में r इंटू n - r का फैक्टोरियल। ये होता है इसका एक मतलब एक्सपेंशन। अब हमें क्या चूज करना था, 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि 7C3 इसका ऑप्शन हो गया। और
4 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स यानी कि 4C2 इसका हो गया, और दोनों को एक केस में लेना है यानी कि 4C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7C3 कितना हुआ 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4C2 कितना हुआ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब आप समझिएगा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 को शुरू करेंगे और 7 से एक कम करेंगे 6, फिर एक कम करेंगे 5, फिर एक कम करेंगे 4, फिर एक कम करेंगे 3, फिर एक कम करेंगे 2, काम नहीं कम, फिर 1। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक आ जाएंगे और कंटिन्यूस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी इसी तरह से, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये कट गया पूरा पूरा, 2 दूनी 4 कट गया, यानी कितने तरीके बने आप कहेंगे 7 छके 42 या 6 पंचे 30 सत्ते 210 तरीके ऐसे बने जिससे 7 व्यंजन और 4 स्वर के अक्षरों से 3 व्यंजन और 2 स्वर अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपने कहा 7 में से 3 चूज करना था, 4 में से 2 चूज करना था और दोनों को एक साथ मिला के शब्द बनाते हो। 7C3 इंटू 4C2 आपका आंसर हो जाएगा। समझिएगा बात को। कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए एक सम पे 10% की रेट से 525। अगर 10% 1 साल का है तो 2 साल में 20% हो जाएगा, 2 साल में 20%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई है यानी कि 10% ये मिला पहले साल, 10% दूसरे साल, और पहले साल के 10% का 10% यानी 1%, यानी टोटल ब्याज मिल जाएगा 21%। 21% बराबर 525 दिया गया, यानी 1% कितना हो जाएगा 25। 21% बराबर 525, 21% बराबर 525 दिया गया है। कितना परसेंट 21% बराबर 525। अब आपसे कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट। आपसे कहा गया कि डबल टाइम यानी कि 2 वर्ष था तो 4 वर्ष हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% हो तो 5% हो गया, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 20%। 20% अगर 21% 525 है, 1% 25 है तो 20% कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 यानी 525 माइनस 25 यानी कि 500 रुपये। क्लियर। 3 पाइप है मालिक, ठीक है, ए बी और सी। ये एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। हमने कहा ए बी और सी एक साथ अगर वर्क करें तो दे विल टेक 6 आवर्स, ठीक है। आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स सी इज क्लोज। 2 घंटे जब ये काम कर देंगे तो यानी कि अब 1/3 हिस्सा भरा जा चुका। अरे 2 घंटे में कितना भर देंगे 1/3 भरा जा चुका। अब सी को कर दिया गया बंद। अब कहा गया कि ए और बी बचे हुए हिस्से को यानी कि 2/3 हिस्से को कितने घंटे में भरते हैं 7 घंटे में, ठीक है। तो सी अकेले पूरा कितने देर में भर सकते, 2/3 अगर 7 घंटे में भर सकते हैं, समझिएगा बात को, अगर 7 घंटे में 2/3 भर सकते हैं तो ऐसे समझो 7 घंटे में इन्होंने कितना भरा 2/3। ए और बी मिलके 7 घंटे में 2/3 यानी कि 1 घंटे में कितना भरते होंगे 2/21। 2 घंटे में कितना भर सकते हैं 4/21 यानी कि 4/21 हिस्सा 2 घंटे में इन्होंने भरा। ए और बी ने जो 2 घंटे साथ में काम किया उसमें 4/21 हिस्सा इन्होंने भरा, और टोटल हिस्सा कितना भरा गया 1/3। जब 2 घंटे तीनों काम कर लेते हैं तो 4/21 तो इनके द्वारा भरा गया, और बाकी का यानी कि टोटल भरा कितना गया 1/3 यानी कि 7/21 भरा गया। 7/21 में से 4/21 इन्होंने भरा तो सी ने कितना भरा अरे देखो भैया टोटल भरा कितना गया 7/21। 1/3 को 7/21 लिख सकते हैं। और ए और बी ने कितना भरा 4/21 यानी सी ने कितना भरा 7/21 माइनस 4/21 यानी 3/21 यानी 1/7 यानी सी 2 घंटे में 1/7 भरता है। तो पूरा टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा 14 घंटे। एक तो ये बेसिक तरीका था। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं देखो ए और बी ने 7 घंटे में 2/3 भरा, ठीक है, क्लियर है। तो 1 मिनट ऐसे समझो ए बी और सी थे, ठीक है, 6 घंटे में भर सकते थे। 2 घंटे तीनों काम करते हैं, 2 घंटे तीनों ने काम कर लिया। अब जो बचा वो क्या काम करते ए और बी द्वारा 7 घंटे में भरा जा सकता। तो कुछ 6 घंटे ये लोग भरते तो 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इतना काम होता। इस काम को करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे काम करते हैं, यानी जब इन्होंने 2 घंटे एक साथ काम कर लिया तो 4 घंटे का ए बी सी के काम बचा हुआ था। और ये 4 घंटे के ए बी सी के 4 घंटे का काम कौन करता है ए और बी, कितने की देर में 7 घंटे में, बस काम खत्म हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि 4C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर ए और बी 4 यूनिट भरते हैं तो सी 3 यूनिट भरता है, यानी तीनों मिलके कितना भरते हैं
4 3 7 7 यूनिट अगर 1 घंटे में भरे तो 6 घंटे लगते हैं, यानी टोटल टंकी कितनी हो गई 42 लीटर की। और 42 लीटर को सी कितना 1 घंटे में भर सकता है 3 लीटर, तो 42 लीटर भरने की 42/3 यानी 14 घंटे की आवश्यकता होगी। देखो प्रोबेबिलिटी मैं डिटेल में करवाऊंगा और मैं चाह रहा हूँ उस पर एक अच्छा सा पहले PDF बनाऊँ और कंटेंट लिखूँ, उसके बाद मतलब कंटेंट इकट्ठा करके, ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो एक बैग है जिसमें 6 ब्लैक और 8 वाइट गेंदे हैं। 6 ब्लैक हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8 वाइट गेंदे हैं। मान लो ये 8 वाइट गेंदे। अब आपसे कहा गया कि एक गेंद निकाली जाती है, एक बॉल निकाली जाती है। देखो आप कहेंगे कि 6 तो ये थी और 8 ये थी, यानी टोटल कितनी थी 14। टोटल कितनी थी 14। अब इसमें से अगर एक बॉल निकालते तो इस 6 में से कोई होगी तभी तो सफ़ेद होगी, यानी 14 बॉलें खींचें, उसमें से कितनी बॉलें सफ़ेद है। हमेशा समझिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, बट अपना जो हमें रिक्वायर्ड आउटकम है वो कितनी बार हो सकता है। एक टोटल नंबर ऑफ केस जितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है, यानी 14 गेंदे निकालें तो 14 गेंदे अलग अलग तरीके से एक बार निकालते जाएं तो 14 बार हमारे पास ऑप्शन है निकालने का। अब उसमें से कितनी गेंदें सफ़ेद हो सकती है, जब 14 के 14 निकालेंगे तो 6 तो उसमें सफ़ेद मिलेंगी, यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड कितना है। अगर हमें सफ़ेद चाहिए तो हम पूरा निकालें तो 6 बार निकलेगी, यानी 14 में से कितनी बार सफ़ेद निकलेगी 6। सिंपल सी बात है, अगर एक गेंद निकाली जाती है और उसके सफ़ेद होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 14 में से अगर 14 बार निकाली जाएंगे तो 6 सफ़ेद होंगे। तो आप कहेंगे एक की प्रोबेबिलिटी होगी 6/14, यानी 14 में से 6 निकल सकती है सफ़ेद। तो यानी कि अगर कोई एक गेंद निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/14। 14 ऑप्शन थे, उसमें से सफ़ेद कितने, अगर हम 14 एक एक करके निकालें तो कितने सफ़ेद निकलेंगे 6। तो यही हो जाती है प्रोबेबिलिटी कि अगर एक निकालेंगे तो उसके 14 में से 6 हिस्सा सफ़ेद है, तो 14 में से 6 हिस्सा ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 6/14 यानी 3/7 हिस्सा हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। यानी 7 बार अगर खींचे तो 3 बार 7 बॉलें निकालें तो उसमें से 3 के सफ़ेद होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं हो सकता है आप 7 निकालो 7 की 7 काली निकले, लेकिन संभावना जो है वो है, या उससे ज़्यादा 7 निकालो 6 की 6 सफ़ेद हो और 1 काली निकले, ऐसा भी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि इतना संभावना है, ठीक है। समझिएगा बात को। कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। देखो उत्थान कोण का मतलब होता है, उत्थान कोण का मतलब क्या होता है, उत्थान कोण का मतलब क्या होता है भैया, ये होता है उन्नयन कोण, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि एक टावर है जिसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है यानी दिस एंगल इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। मान लो यहाँ कहीं पे 30 डिग्री था, पहले इस तरह से, क्योंकि जगह कम है अपने पास, तो यहाँ पे 30 डिग्री था, ठीक है। कितना था 30 डिग्री। अब अगर हम 20 मीटर इसकी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बी मूव 20 मीटर्स टुवर्ड्स इट, तो हमारा जो कोण होता है वो 15 डिग्री बढ़ जाता है। 15 डिग्री बढ़ने का मतलब 30 से 15 बढ़ के 45 हो जाता है। अब टावर की ऊंचाई बताएं। अगर ये 45 डिग्री है, हमेशा मानते हैं कि टावर 90 पे खड़ा होता है, यानी ये खड़ा है, ये x हो गया। अगर ये 45 है तो ये वाला भी x हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब अगर बड़े वाले ट्राइंगल में है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, इसका मतलब कि जो आधार होगा वो लंब का √3 टाइम्स होगा, यानी x का √3 टाइम्स, यानी √3x इज इक्वल टू आधार कितना है x + 20। x को अगर एक साइड में ले आए तो √3 - 1 इंटू x इज इक्वल टू 20। बोलो क्लियर है। यहाँ से हम x इज इक्वल टू कर सकते हैं 20/√3 - 1 कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, सही है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। यानी हम x को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 20 टाइम्स ऑफ हम क्या कर ले रहे हैं, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे ऊपर तो √3 + 1, नीचे √3 का स्क्वायर - 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स ऑफ √3 + 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10 टाइम्स ऑफ √3 की वैल्यू 1.732, उसमें 1 जुड़ेगा तो 2.732 हो जाएगा। तो 10 × 2.732 यानी 27.3 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कहा गया कि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके लड़के की उम्र से 3 गुनी थी। मान लो फादर और सन की वर्तमान आयु f और s हो, ठीक है। तो कहा गया 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रही होगी f - 10 और इसकी आयु कितनी रही होगी s - 10, यानी f - 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s - 10, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं f - 3s इज इक्वल टू, एक मिनट हमने सही किया, अच्छा 3s - f कर लो, 3s - f इज इक्वल टू 20। ये हम पहला इक्वेशन बनाएंगे।
दूसरे केस में क्या कहा गया कि अगर आज के 10 साल बाद की बात करें यानी f+10 की बात करें तो जो सन की आयु होगी यानी s+10 सन की आयु होगी उसकी 2 गुनी होगी फादर की आयु, यानी s+10 की 2 गुनी होगी, s+10 की 2 गुनी होगी किसकी आयु, किसकी आयु, सन की आयु। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से f-2s = 10। अब हमें उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात बताना है, दोनों को जोड़ दोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी यानी s बराबर 30 हो जाएगा, और दोनों s बराबर 30 हो गया तो f बराबर कितना हो गया 2s + 10 यानी कि 70। अब यही पूछा गया था आपसे कि उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, यानी फादर और सन की आयु का अनुपात 70 और 30 का अनुपात 7:3 हो जाएगा। देखो प्रश्न को कितना सही लिखा गया, किसके सबसे ज़्यादा डिवाइजर्स हैं यानी किसके सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब देखो फैक्टर्स की संख्या, अगर किसी, सबसे पहले फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको संख्या को किसके फॉर्म में लिखना होता है, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में। मान लो उसको हमने लिख दिया 2 के पावर a 3 के पावर b इंटू में सब रहेगा, ऐसे करके लिख दिया। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, पावर में एक एक ऐड कर दो और सबका आपस में गुणा कर दो, यानी a+1 b+1 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसके लिए इसके ऊपर अपनी एक नंबर सिस्टम की वीडियो बहुत डिटेल में करा है स्टार बैच में, तो चेक कर लेना। देखो 99 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 11 के पावर 1 लिख सकते हैं, 9 × 11। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 यानी कि इसके फैक्टर हो जाएंगे 6। 176 को क्या लिख सकते हैं 4 × 8 × कितना हो जाएगा 22 या 16 × 11 लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 11 को लिख सकते हैं 11 के पावर 1। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, पावर में 1 1 जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 दूनी 10 यानी इसके फैक्टर हो गए 10। 101 का फैक्टर कौन सा है, अब 101 का कोई फैक्टर है 37, तो 37 नहीं 37 तो 111 हो जाएगा। 101 का कोई फैक्टर नहीं है, 101 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 101 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे भैया बताओ। 101 के फैक्टर, प्राइम नंबर का फैक्टर तो हमेशा 1 होता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, नहीं प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होता है 2 होता है, यानी कि 1 तो 1 होता है और 1 वो नंबर खुद, यानी कि इसके तो केवल 2 फैक्टर होंगे। 182 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिखेंगे तो 91 हो जाएगा, × 7 × 13, बोलो क्लियर है। 191 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 191 के फैक्टर बताओ, 191 के फैक्टर बताओ, 191 का कोई फैक्टर, 91 का फैक्टर कोई है, आप कहेंगे 13 7 91 होता है, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके कितने थे 6, इसके कितने थे 10, इसके कितने हैं 2, इसके कितने हो जाएंगे, आपने कहा लिखा 2 × 3 × अच्छा 3 इसका कैसे, 2 × 7 × 13 हुआ था ना, 2 × 7 × 13, तो 1 1 1 सबकी पावर है, यानी आपने कहा कि ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टर इसके हो जाए। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर किसके हो गए, इसके। सबसे ज़्यादा फैक्टर कितने हो गए 176 के, कितने 10। अगला प्रश्न देखो, कहा कि रीना ने एक लोन लिया 1200 रुपये का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर उसके लिए। ठीक है, सी पेड 432 एज इंटरेस्ट। देखो 1200 रुपये लिए, मान लो R% पे लिया हो तो R ही वर्ष के ले लिया, तो उसने ब्याज कितना पे किया होगा 1200 का R, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 1200 गुणे मतलब P × R × T, यानी प्रिंसिपल × रेट × टाइम बटे 100, तो ये 100 से कट जाएगा, यानी 12R² वो पे करेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट जो पे करती है वो बराबर दिया गया 432, यानी 12R² बराबर 432, यानी R² कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, 12 × 6 = 72, यानी R² बराबर 36, तो R बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन सी होती हैं, 2n और 2n - 2 या 2n + 2 कह लो। ठीक है, हमेशा जो आपकी इवन नंबर होगी वो इस फॉर्म की होगी। उनका जोड़ क्या है, अगर वर्गों का अंतर 84, अगर इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें और दोनों का डिफरेंस यानी स्क्वायर का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 2n + 2 का स्क्वायर और -2n का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 8n, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2n का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 भी, यानी कि 2 × 2n + 2, और इसमें से 2n का स्क्वायर घटा है, यानी 4 + 8 है, ये बराबर दिया गया 84, यानी यहाँ से हमारा 4 से घटेगा, 4 दूनी 8, 4 1 कम, यानी 8 सॉरी 4 ये घटेगा, 4 ये कितना घटने के बाद कितना हो जाएगा 80, 8n बराबर 80, n बराबर 10, n बराबर 10, तो उनका अंतर पूछा गया था। ठीक है,
उनका योग पूछा गया था, तो n बराबर 10, तो ये 20 और 22 का योग 42, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। कहा गया कि कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपीज़ पर केजी, टाइप 1 की 15 रुपये भाव है और दूसरे वाले का 20 रुपये भाव है, ठीक है। इनको मिक्स किया जाता है 2:3 के अनुपात में, यानी 2 केजी मान लो ये लिया गया और 3 केजी ये लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल रुपए कितने लगे, 30 रुपये इधर 60 रुपये इधर, यानी 90 रुपये हो गए। और 90 रुपये में कितने किलोग्राम हमने मिलाया, 5 किलोग्राम, यानी कि औसत भाव कितना हो जाएगा, 18 रुपये, सिंपल सी बात है। कहा गया 2 ट्रेन है जो एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा आती है, हावड़ा पटना, पटना से हावड़ा, ठीक है। अब कहा गया वो एक साथ स्टार्ट करती हैं, ठीक है। अगर द ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, देखो ये मिल जाती हैं जब, तो ये वाली 9 घंटे में इधर पहुंचती है और ये वाली 16 घंटे में इधर पहुंचती है, ठीक है। वो एक दूसरे से मिलने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे लेती हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर उनकी स्पीड S1 और S2 हो, यानी कि इसकी स्पीड जो इधर जा रही है वो S1 हो और इसकी स्पीड S2 हो, तो आप कहेंगे कि S1/S2 बराबर होता है अंडर रूट में T2/T1, यानी इसकी स्पीड S1 थी, इसकी स्पीड S2 थी, यानी ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। आप कह रहे हैं कि अगर वो मिलने के बाद T1 और T2 समय लेती हैं तो S1/S2 क्या होता है अंडर रूट में T2/T1, अंडर रूट में 16/9, यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/3। ये प्रश्न इस वजह से लिया गया क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रहे, ये मिलने के बाद लिया गया समय अगर T2 और T1 हो तो स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखिएगा, कहा गया कि स्टॉपेज को कम करते हुए, यानी स्टॉपेज अगर कम करे तो उसकी एवरेज, मान लो कोई एक गाड़ी है जो बिना रुके जाए लगातार चले तो 54 एवरेज स्पीड, अगर रुक के जाए तो 45 एवरेज स्पीड है। तो आपसे पूछा गया 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है। आप बेसिक पहले समझ लो, 54 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 270। आप मान लो 270 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने कहा 270 किलोमीटर अगर 54 की स्पीड से जाए तो कितना घंटे लगेंगे, 5, और 270 को अगर 45 की स्पीड से जाए तो कितना घंटे लगेंगे, 6। यानी 6 घंटे की जो यात्रा है उसमें वो रुकी कितनी है, 5 घंटे लगने चाहिए, 6 घंटे, यानी 1 घंटे, 1 घंटे रुकी है 6 घंटे में, यानी कि 6 घंटे में अगर 1 घंटे के लिए रुकती है, यानी 6 घंटे में 60 मिनट के लिए रुकती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, 10 मिनट के लिए। ये तो बेसिक हो गया। लेकिन ट्रिक क्या कहती है कि अगर आपको ऐसा निकालना है कि 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है, तो आप कहेंगे कि बिना रुके चाल कितनी है, आप कहेंगे 54। आप एक बात बताइए, बिना रुके चाल 54 और रुकते हुए चाल कितनी है, 45, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 9, यानी कि दोनों का डिफरेंस बटे बिना रुके चाल और गुड़े घंटे, ये तो घंटे में आएगा, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो, तो 1/6 गुणे 60, यानी कि 10 मिनट के लिए हर घंटे वो रुकती है। एक वेंडर है जो टॉफ़ीज़ खरीदता है 6 रुपये की एक टॉफ़ी, कितने की खरीदता है, 6 रुपये की एक टॉफ़ी, यानी उसका CP कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 1/6। अब कहा गया अगर 20% का गेन लेना, 20% का गेन मतलब अगर 5 का खरीदता है तो 6 का बेचता है, यानी 1/6 के 6/5 हिस्से का बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 1/5, 1/5 यानी 1 रुपये में 5 टॉफ़ी, कितना बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी। देखो कहा गया A और B एक काम को 30 दिन में कर सकते, A और B 30 दिन में कर सकते, ठीक है। कहा गया A 16 दिन काम करता है और उसके बाद B रिमेनिंग वर्क को 44 दिन में करता है। A और B के कितने दिन का काम था, 30 दिन का, ठीक है। A 16 दिन करता है और B 44 दिन करता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया B अकेला पूरा काम कितने दिन में, अब इसको ज़्यादा लिखना पड़ना नहीं, यानी A और B ने साथ में कितना दिन काम किया, 16 दिन, अरे A 16 दिन B 44, यानी कि 16 दिन तो साथ में ही काम किया, यानी 30 दिन में से 16 दिन का काम हो गया, 30 दिन में 16 दिन का काम, 30 दिन का जो काम था वो 16 दिन हो चुका है, यानी बचा कितना, 14 दिन। 14 दिन का A और B का जो काम है वो करता कौन है, B, कितने दिनों में, बचा हुआ कितना दिन है, 28 दिन, यानी 28 दिन में करता है B 14 दिन के A और B का काम, यानी कि A + B = 2B, यानी कि A = B, यानी दोनों बराबर का काम करते हैं, ठीक है, दोनों बराबर। या हम कहें A + B = 2B आ रहा है, यानी A और B 2 यूनिट करें, A और B 2 यूनिट करें तो B अकेले 1 यूनिट करें, यानी 2 यूनिट पर डे तो 30 दिन, यानी 2 यूनिट अगर पर डे करें तो 30 दिन लगते हैं, यानी टोटल वर्क 60 यूनिट। अब 60 यूनिट करना है, B अकेले एक ही दिन में मतलब एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 60 यूनिट करने में 60। एक इस तरह से भी प्रश्न आता है कि 206 रुपये हैं जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि 5:9:4 के अनुपात में है,
5 अनुपात 9 अनुपात 10 पैसे के 4 सिक्के 40 पैसे बनते, 25 पैसे के 9 सिक्के 225 पैसे बनते और 50 पैसे के 5 सिक्के यानी 250 पैसे बनते। टोटल कितना बनता? 240, 290, 10 और 300 और 200 515 यानी 515 रुपये बनते। लेकिन 515 कितने के बराबर है? 206 के बराबर है। 515 बराबर मतलब 5 रुपये 15 पैसे जो बनते वो 206 के बराबर है। एक बराबर कितना हो जाएगा? 400। एक बराबर 400 तो आपसे पूछा गया प्रत्येक के एक बराबर 40, ठीक है। 5.15 अगर 206 के बराबर है तो यानी कि हमारे रुपये 5.15 होने चाहिए, लेकिन वास्तव में 206 है। यानी एक जो हमारा रुपया है यहाँ पे यूनिट वो 40 के बराबर है। यानी 5x 9x अगर 4x होता तो 250 से पैसा होता, 225x ये, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाता? 40। x बराबर 40 आ गया तो ये हो गया 200, ये हो गया 360, ये हो गया 160। क्लियर। ज्योमेट्री के भी कुछ प्रश्न करवाने रह गए, आपके DI के भी कुछ प्रश्न नहीं करवाएं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ करवाऊंगा, टेंशन ना लेना। सारी चीज़ें चैनल पे मिलेंगी और प्लेलिस्ट जो प्रीवियस ईयर वाली है वो जरूर चेक करते रहें, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टार बैच प्लेलिस्ट भी चेक करते हैं। कहा गया लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देना, ठीक है। यहाँ पे 14√3 कर देना, ठीक है। अब डायगोनल की लंबाई कितनी होती है? अगर साइड A हो तो उसकी लंबाई होती है A√3। तो A√3 किसके लिए? ये लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। अगर साइड A हो तो उसकी डायगोनल की लंबाई A√3। A√3 बराबर 14√3 यानी A बराबर 14। अगर A बराबर 14 है तो वॉल्यूम कितना है? 14 का क्यूब यानी कि 2744 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न थे। अब आपको कुछ चीज़ें देखनी, स्टार बैच के जो PDF मिलेगा उसमें स्टार बैच की भी लिंक डाल दी है, एक्सपेक्टेड मैथ्स पेपर्स की, CGL मेंस का सलूशन, प्री का सलूशन, सबकी लिंक है, तो आप जरूर चेक करें। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल